हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी अपनी शानदार रूप से कर रहे होंगे। साथी, कल की क्लास में हम लोगों ने तुगलक वंश के दो शासकों को पढ़ लिया था, यानी दो सुल्तानों को पढ़ लिया था। जो कि पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि आपका ये तुगलक वंश का संस्थापक था, एवं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा और बाकी रह गया था, जो कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिरोज़ तुगलक के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिरोज़ तुगलक के बारे में। क्लियर है साथी? तो आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज की कक्षा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि कल हम लोग छोड़े थे, वहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिरोज़ तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, और यह बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो हसन गंगू करता है। हसन गंगू करता है। इसका अन्य नाम क्या था? हसन गंगू का अन्य नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। क्लियर है साथी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। और अलाउद्दीन बहमन शाह था कौन, जो कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था? तो यह अफगान का सूबेदार था। हसन गंगू जो था वह अफगान का सूबेदार था, जिसका अन्य नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान हुआ जिसने होली मनाई। यह होली खेलता था, यानी होली मनाता था। ठीक है साथी? तो इसलिए इसको पहला सुल्तान कहा गया जिसने होली मनाई। मुगल काल में कौन मनाया था? तो मुगल काल में हुमायूं मनाया था। क्लियर है साथी? इसको भी आप याद रख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको सभी को याद करना है आपको। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। क्लियर है साथी? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। क्लियर है साथी? इसकी मृत्यु कब होती है? तो इसकी मृत्यु जो हो जाती है 1351 ईस्वी में। और कैसे हो जाती है? तेज बुखार होने के कारण। तेज बुखार होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, और थट्टा नामक स्थान पर होती है, जो कि सिंध इलाके में पड़ता है। ठीक है साथी? जो कि सिंध इलाके में पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने क्या कहा? यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद में रखना पड़ेगा। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने जो कथन कहा वह कथन क्या थी, या फिर पूछ लेगा कि ये कथन किसने कहा, तो आप कहेंगे बदायूनी ने कहा। जो कि बदायूनी एक क्या है? इतिहासकार है। बदायूनी क्या था? इतिहासकार था। इसने कौन सा कथन कहा? तो इसने कहा अंततः लोगों को इससे और इसे लोगों से मुक्ति मिल गई। क्लियर है साथी? लोगों को इससे और इसे लोगों से मुक्ति मिल गई। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु शेख अलाउद्दीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु कौन थे? शेख अलाउद्दीन थे। यह पहला सुल्तान था जो अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, यह पहला सुल्तान है। और कहाँ गया था ये? और गया बहराइच में स्थित सालार मसूद गाजी की दरगाह पर। बहराइच में स्थित सालार मसूद गाजी की दरगाह पर गया था। ठीक है साथी? आगे इसके बारे में इतना काफ़ी था जितना हम लोगों ने पढ़ लिया। उससे ज़्यादा एक भी प्रश्न बाहर आपके नहीं जाएगा,
चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो। ठीक है साथी, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आ रहे हैं। लूसेंट तो आप इतना जान लीजिए कि लूसेंट एकदम बारीकी से शुरू से लेके अंत तक पढ़ाएंगे और आप लोग जम के पढ़िए। ठीक है साथी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिरोज़ तुगलक के बारे में। फिरोज़ तुगलक यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका शासनकाल जो है वो रहा 1351 से 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसके पिता रजब थे। इसके पिता का नाम रजब था। इसके पिता रजब थे जो गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। तभी ना होगा यह चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है साथी, फिरोज़ तुगलक का 2 जगहों पर राज्याभिषेक हुआ था। सभी सुल्तानों का एक बार राज्याभिषेक होता था, इसका 2 जगहों पे राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ कहाँ? तो पहला इसका पड़ता है थट्टा में हुआ था और दूसरा इसका दिल्ली में हुआ था। थट्टा कहाँ पड़ता था? थट्टा यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, ये अभी हम लोगों ने पढ़ के आया पीछे। क्लियर है साथी? थट्टा नामक स्थान पे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। और थट्टा पड़ता कहाँ था? तो थट्टा आपका पड़ता था सिंध वाले इलाके में, सिंध में पड़ता था। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। फिरोज़ तुगलक की एक ऑटोबायोग्राफी थी, यानी फिरोज़ तुगलक की एक आत्मकथा थी। उसका नाम फतूहात ए फिरोज शाही थी। आत्मकथा की नाम क्या है? फतूहात ए फिरोज शाही। यह पहला सुल्तान हुआ जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। अभी मैंने बताया पीछे किसकी 2 जगहों पे हुई थी राज्याभिषेक। क्लियर है साथी? इसके सैन्य अभियान में असफल होने के कारण हम लोग देख लेते हैं कि इसका सैन्य अभियान जो था वह असफल क्यों रहा, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यह वेतन नहीं देता था। यह किसको वेतन नहीं देता था? यह सैनिकों को वेतन नहीं देता था, या फिर किसी को भी यह वेतन देता ही नहीं था। उसके बदले ये क्या देता था? इसके बदले ये जागीर देता था। जागीर यानी कुछ संपत्ति दे देता था, कुछ कृषि करने के लिए। ठीक है साथी, तो ये जागीर देता था। यह सैनिकों की जगह प्रतिनिधियों को वेतन देता था। यह सैनिकों की जगह प्रतिनिधियों को वेतन देता था। जागीर को वजह तथा जागीर के मालिक को वजहदार कहा जाता था। जागीर के मालिक को क्या कहा जाता था? वजहदार कहा जाता था। क्लियर है साथी? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिरोज़ तुगलक की उपाधि कासिम आमिर उल मोमिनीन था। कासिम आमिर उल मोमिनीन था। इसने 24 करों को समाप्त करके केवल 4 कर जारी रखा। इसने मतलब 24 करों को यह समाप्त कर दिया, यानी 24 करों को यह नहीं ले रहा था और 4 कर इसने वसूल करवाना शुरू किया था, जारी रखा था। क्लियर है साथी? और ये 4 कर कौन कौन से थे इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला था आपका जजिया कर, दूसरा ज़कात, तीसरा खम्स, चौथा खराज। अब इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जजिया कर कैसा टैक्स था और ज़कात कैसा टैक्स था और खम्स एवं खराज कैसे टैक्स थे। क्लियर है साथी? तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। जजिया कर जो था यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी गैर मुसलमान यानी कि हिंदुओं से लिया जाता था, ईसाइयों से लिया जाता, यानी कि मूर्ति पूजकों से लिया जाता था। यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और ज़कात जो था यह एक संपत्ति कर था। यह एक संपत्ति कर था। और खम्स यह युद्ध में लूटा हुआ धन होता था। यह युद्ध में लूटा हुआ धन होता था। और खराज जो था यह भूमि पर लगाया जाने वाला कर होता था। क्लियर है साथी? यह भूमि पर लगाया जाने वाला कर होता था। नोट पढ़ लेते हैं। यह सुल्तान पहला सुल्तान हुआ जिसने
सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यह एक ऐसा पहला सुल्तान हुआ जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। क्लियर है साथी? तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान, तो आप बताएंगे कौन? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक मुसलमानों को हज यात्रा पर भेजता था। फिरोज तुगलक जो था वह मुसलमानों को हज यात्रा पर भेजता था। यह हज यात्रा पर जो भेजता था यह राजकीय खर्च पर भेजता था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फिरोज शाह तुगलक जो था वह मुसलमानों को हज पर भेजता था। किसके खर्च पे? राजकीय खर्च पे, यानी खुद खर्चा करता था। क्लियर है साथी? फ्री में भेजता था। फिरोज शाह तुगलक खुद को खलीफा का नायाब कहा। फिरोज शाह तुगलक खुद को खलीफा का नायाब कहा। इसने दीवान ए खैरात एक विभाग बनाया। इसने दीवान ए खैरात एक विभाग बनाया। इस विभाग में मुस्लिम लड़कियों एवं विधवा महिलाओं को मुफ्त पेंशन दिया जाता था। यह जो विभाग बनाया इसमें मुस्लिम लड़कियों एवं विधवा महिलाओं को मुफ्त पेंशन दिया जाता था। इसने रोजगार कार्यालय बनवाया। रोजगार देने के लिए एक कार्यालय बनवाया कि भाई कार्यालय में आइए और रोजगार आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमको भी एहसास हो कि हाँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। क्लियर है साथी? आगे हम लोग पढ़ते हैं। यह दार उल शफा बनवाया। ये दार उल शफा क्या था? तो यह एक अस्पताल था जिसमें मुफ्त में इलाज होता था। यह एक मुफ्त अस्पताल था। क्लियर है साथी? फिरोज शाह तुगलक ने मंदिरों को तोड़ा। कौन कौन से मंदिर तोड़ा? पहला ज्वाला देवी मंदिर, दूसरा जगन्नाथ मंदिर। ये ज्वाला देवी मंदिर जो स्थित था कहाँ था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। और जगन्नाथ मंदिर जो था यह पूरी उड़ीसा में स्थित था। क्लियर है साथी? सबसे ज़्यादा दास फिरोज तुगलक के शासनकाल में थे। सबसे ज़्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। कितने थे? 1.80 लाख, मतलब 1,80,000 से जो थे कौन थे? दास थे, यानी गुलाम थे। क्लियर है साथी? दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान विभाग बनाया गया। दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान एक विभाग बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक जो था इसने 300 नगरों की स्थापना की। जिनमें प्रमुख नगर कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है? तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है जौनपुर की स्थापना किसने की, फतेहाबाद की स्थापना किसने की, हिसार की स्थापना किसने की एवं फिरोजाबाद की स्थापना की। ये 4 जो आपके सामने दिख रहे हैं ये नगरों की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्लियर है साथी? सर्वप्रथम नहर खुदवाने वाला तो गयासुद्दीन तुगलक था। ये बात आपको याद रखनी होगी और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। सर्वप्रथम नहर खुदवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन सबसे ज़्यादा नहर खुदवाने वाला फिरोज शाह तुगलक हुआ। सबसे ज़्यादा अगर नहर खुदवाने की बात आएगी तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अगर पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम नहर किसने खुदवाया तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है साथी? इसने सिंचाई कर लगाया जिसे नक्कीय सर्व कहा जाता था। क्लियर है साथी? नक्कीय सर्व कहा जाता था। यह उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। जो सिंचाई कर लगाया गया यह उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रख लेना है। फिरोज तुगलक ने
टोपरा, ये एग्ज़ाम में पूछा, ये आपके पीसीएस में एग्ज़ाम पूछा गया था कि फिरोज तुगलक, माफ़ी चाहता हूँ, टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को किसने दिल्ली लाया, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था पीसीएस के। क्लियर है साथी? तो आप लोग इसका जवाब अच्छे से दे लेंगे कि फिरोज तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया था। क्लियर है साथी? कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। टोपरा ये सहारनपुर में स्थित था और ये मेरठ का स्तंभ लेख जो है दिल्ली लाया। क्लियर है साथी? फिरोज तुगलक की मृत्यु फिर हो जाती है, कब होती है? 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान होता है वह होता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक यह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान होता है। क्लियर है साथी? तो उम्मीद करता हूँ साथी कि क्लास अच्छी लग रही होगी आपको और आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथी आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश का कल आरंभ हो जाएगा। तो सभी साथी कल शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें सॉल्यूशन विद गणेश से। और जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जा कर के सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस सारी की सारी देख लें जो कि प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। संपूर्ण इतिहास के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाएंगे तो आपको सामने ही दिख जाएगा। आप पूरे शुरू से लेके अभी तक पढ़ सकते हैं। बाकी डेली क्लास शाम 7 बजे चलती है। क्लियर है साथी?